पोइम 1 है डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई पोइम है और इसमें हम आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट मीन्स होती है धूल, ऑफ स्नो मीन्स होती है बर्फ, बर्फ की धूल, बर्फ की धूल क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। व्हाट डज द पोएट से का मतलब होता है कहना, पोएट क्या कहता है, मतलब कवि क्या कहता है? हैज चेंज्ड हिज मूड, चेंज्ड का मतलब होता है बदल जाना, मूड का मतलब होता है मिजाज। जो पोएट का जो मूड है, मूड का मतलब होता है मनोदशा, जो पोएट की जो मनोदशा है वो किस बात के लिए चेंज हो जाती है, मतलब बदल जाती है। तो इसमें दो चीजें पूछी है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है और किस बात के लिए पोएट की मनोदशा या उनका जो मिजाज है वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आंसर दिया हुआ है द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, मीन्स मतलब, मीन्स का मतलब होता है अर्थ। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ होता है फाइन पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण, फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। फ्लेक्स का मतलब होता है गुच्छे, ऑफ स्नो का मतलब होता है बर्फ, बर्फ के गुच्छे, मतलब छोटे छोटे कण या बर्फ के जो गुच्छे होते हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताया गया है द सडन शोअर। सडन का मतलब होता है अचानक, शोअर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की जो धूल है उसकी जो हल्की बौछार हुई है उससे चेंज हो गया द पोइट्स मूड, पोइट का मिजाज, उससे क्या है पोइट का मिजाज बदल गया है। हमने पोइम में पढ़ा था कि जो पोइट है हेमलॉक ट्री, जो पेड़ है उसके नीचे वो बैठे हुए हैं, है ना, तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा आके बैठता है और जैसे उस पेड़ के ऊपर कौवा आके बैठता है तो उस पेड़ की जो शाखा है उसके ऊपर जो डस्ट लगी हुई थी बर्फ की, वो उसकी बौछारें, मतलब जो डस्ट लगा हुआ था पेड़ की शाखाओं पर, वो डस्ट किसके ऊपर गिरता है? राइटर के ऊपर गिरता है, मतलब जो पोइट है उनके ऊपर वो गिरता है, जिससे उनका जो मूड है, उनका जो मिजाज है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो दुख वाली, सैडनेस वाली अवस्था में वो बैठे हुए थे, अब वो प्रसन्नता वाली अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट इज हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है, मतलब धतूरे का पेड़ क्या है? व्हाई डजंट द पोएट राइट, व्हाई डजंट द पोएट राइट, पोएट क्यों नहीं लिखता है, कवि क्यों नहीं लिखता है अबाउट मतलब बारे में, मोर ब्यूटीफुल ट्री और अधिक सुंदर पेड़, कवि है और अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता है? सच जैसे कि एज मेपल और एन ओक और पाइन। देखिए कुछ पेड़ के नाम दिए हैं, जैसे मेपल का पेड़ है, ओक का पेड़ है और पाइन का पेड़ है। कुछ और भी पेड़ हैं जो सुंदर सुंदर पेड़ हैं, कवि उन सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता है? कवि ने हेमलॉक ट्री को ही क्यों चुना है, धतूरे का पेड़ ही क्यों चुना है? पर क्वेश्चन सबसे समझ लीजिए, व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डजंट द पोएट राइट, कवि क्यों नहीं लिखता है अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री, और अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में, कवि और अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता है? सच जैसे कि मेपल, ओक और पाइन, जैसे कि उदाहरण के लिए मेपल का पेड़ है, ओक का पेड़ है या पाइन का पेड़ है, ये जो खूबसूरत पेड़ है इनके बारे में कवि क्यों नहीं लिखता है? हेमलॉक ट्री के बारे में ही कवि क्यों लिखता है? तो इसका कारण इसमें दिया है हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री है ना वो कैसा ट्री है? पॉइजनस ट्री है, मतलब जहरीला वृक्ष। पॉइजन का मतलब होता है जहर होता है, पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ट्री है, जो धतूरे का जो पेड़ होता है वो पॉइजनस ट्री होता है, मतलब जहर वाला पेड़ होता है। विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जिसमें स्मॉल मतलब छोटे छोटे, व्हाइट फ्लावर्स मतलब सफेद फूल आते हैं, जिसमें छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं। द पोइट डज नॉट चूज, जो पोइट है वो चूज नहीं करता है, चूज का मतलब होता है चुनना। द पोइट डज नॉट चूज, जो कवि है वो नहीं चुनता है ब्यूटीफुल ट्रीज, सुंदर पेड़ों को। ही चूसेस, वह चुनता है द हेमलॉक ट्री, वह केवल हेमलॉक ट्री को ही चुनता है। टू प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करने के लिए, हिज मूड मतलब अपना मिजाज, एंड फीलिंग्स मतलब भावनाएं, मतलब अपना जो मिजाज है, अपनी जो भावनाएं है उनको व्यक्त करने के लिए वह केवल हेमलॉक का जो पेड़ है उसी को चूज करता है, उसी को केवल वो चुनता है। ठीक है,
देखिए जो हमें क्वेश्चंस हैं और जो आंसर्स दिए हैं इनके हिंदी अर्थ आपको बता रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। यदि हमें मीनिंग याद करने हैं तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा, हमें क्वेश्चंस और आंसर के हिंदी बनाने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा करते तो हमारी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ने लगेगी, हमारे मीनिंग्स बढ़ने लगेंगे। अगर मान लो मैं 5 या 10 मीनिंग आपको लिखवा देता हूं और कहता हूं कल याद करके आना आप, तो वो मीनिंग आप याद तो कर लोगे लेकिन वो आपके माइंड में ज्यादा समय तक वो इंस्टॉल नहीं रहेंगे, ज्यादा समय तक आप उनको सेव करके नहीं रख सकते, वो कुछ समय बाद वो आपके दिमाग से हट जाएंगे। हम जो मीनिंग याद करते हैं ना वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 1 महीने बाद वो क्या होता है, थोड़े थोड़े हमारे दिमाग से ओझल हो जाते हैं जो हम मीनिंग याद करते हैं। बट अगर मान लो क्वेश्चन और आंसर का अगर हिंदी बना लेते हो तो वो मीनिंग आपको लाइफ टाइम तक आपके दिमाग में सेव रहेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें मीनिंग याद करने के लिए, हमें हमारी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए हमें क्वेश्चन और आंसर का हिंदी बनाना ही पड़ेगा। आपके दिमाग में ये बात घर कर जाती कि नहीं है हम ऐसा नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर का हिंदी बनाने की कोशिश करना है। हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी डिफिकल्टी हो, बट अगर मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लिया तो आप सेकंड क्वेश्चन में और अच्छे से उसको कर पाओगे। मतलब वो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी हेल्प करने वाला है सेकंड क्वेश्चन को हल करने में, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो मीनिंग आए हैं वो सेकंड क्वेश्चन में भी हो सकता आए। जैसे वोकैबुलरी हमारी बढ़ेगी तो हम अच्छे से हिंदी बना पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे से तो सेकंड क्वेश्चन में उसकी हेल्प मिलेगी, सेकंड क्वेश्चन को भी अगर कर लिया तो थर्ड क्वेश्चन में और अधिक हेल्प मिलने वाली है, फोर्थ में और अधिक मिलने वाली है। यदि हमने पूरा लेसन ही अच्छे से कवर कर लिया तो सेकंड लेसन में और हम अच्छे से कर पाएंगे, सेकंड लेसन को भी हमने अगर कर लिया अच्छे से तो हम थर्ड लेसन को और अच्छे से कर पाएंगे। और जब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ लेसन तक पहुंचते हैं तो आपको 5 लेसन तक तो ऐसा लगने लगा कि बिल्कुल हमें तो हम परफेक्ट हो रहे हैं, है ना। आपको अच्छे से पता होने लगा कि हाँ बिल्कुल हम परफेक्ट हो रहे हैं। आपकी वोकैबुलरी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के हिंदी आप मन से ही बनाना शुरू कर दोगे। इसलिए हमें यही तरीका अपनाना है कि क्वेश्चंस और आंसर के हमें हिंदी अर्थ बनाने की कोशिश करना है। अगर आप ऐसा करते हो, ये रूटीन आप कंटिन्यू करते रहते हो तो आप क्या है कि धीरे धीरे ट्रांसलेशन सीख लोगे, है ना। आपकी डिक्शनरी, आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी और आप हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में और इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल हटा देना कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कर पाओगे। देखिए ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी बड़ा है तो आंसर स्वाभाविक बड़ा रहेगा। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट, फ्रॉस्ट कौन है, पोइट का नाम, ठीक है। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति। इन दिस पोइम, इस कविता में, इस कविता में फ्रॉस्ट ने जो प्रकृति है उस प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया है। हाउ का मतलब होता है कैसे, डज द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट ने कैसे, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत किया है, नेचर, नेचर मतलब प्रकृति को, इन दिस पोइम इस कविता में। फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को कैसे प्रस्तुत किया है। व्हाट आर द बर्ड्स, बर्ड्स क्या पक्षी, आर दैट आर यूजुअली नेम्ड, यूजुअली मतलब अक्सर, नेम्ड इन पोइम्स मतलब कौन कौन से पक्षियों का अक्सर पोइम में वर्णन होता है, और किन पक्षियों का अक्सर पोइम के अंदर वर्णन होता है। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोइम्स, क्या तुम्हें लगता है कि जो कौवा है, कौवे का किसी पोइम के अंदर वर्णन हुआ है। व्हाट इमेज, क्या इमेज या क्या छवि कम टू योर माइंड आपके दिमाग में आती है। व्हेन यू थिंक, जब तुम सोचते हो, आप कौवे के बारे में, जब आप कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में किस प्रकार की छवि आती है। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स, फ्रॉस्ट ने प्रस्तुत किया नेचर प्रकृति को, फ्रॉस्ट ने प्रकृति का वर्णन किया है, प्रकृति को प्रस्तुत किया है इन ए वेरी डिफरेंट मैनर्स, एक डिफरेंट मैनर मतलब भिन्न तरीके से, डिफरेंट मैनर्स मतलब भिन्न तरीके से, मतलब फ्रॉस्ट ने प्रकृति को भिन्न तरीके से इसमें प्रस्तुत किया है। इन दिस पोइम, इस कविता के, इस कविता में फ्रॉस्ट ने प्रकृति को भिन्न तरीके से प्रस्तुत किया है। इन दिस पोइम, इस कविता में। जनरली मतलब साधारणतः पोइट्स टेक द बर्ड्स, पोइट है वो
टेक मतलब लेते हैं द बर्ड्स पक्षियों को विच आर नोन जो कि जाने जाते हैं फॉर देयर ब्यूटी, ब्यूटी मतलब सुंदरता, एंड गुड क्वालिटीज मतलब अच्छे गुण। पोइट क्या करते हैं अक्सर अपनी कविताओं में उन पक्षियों का वर्णन करते हैं, या जैसे कि मान लो या तो वो सुंदर हो या फिर वो गुड क्वालिटीज वाले हो। लाइक जैसे कि लाइक का मतलब यहाँ पर जैसे कि पेरोट्स हो सकता है, पिकॉक्स हो सकते हैं। पेरोट्स मतलब तोता, पिकॉक्स मतलब मोर। अक्सर ज्यादातर पोइट्स क्या करते हैं, जो सुंदर पक्षी होते हैं, जो अच्छे गुण वाले जो पक्षी होते हैं, उनका वर्णन अपनी पोइम के अंदर करते हैं। नो नहीं, क्रो इज हार्डली, जो क्रो है जो कौवा है, इज हार्डली यानी मुश्किल से ही मेंशन मतलब वर्णन होता है। नहीं, कौवे का मुश्किल से ही वर्णन होता है इन द पोइम, पोइम के अंदर, कविता के अंदर जो कौवे होते हैं उनका मुश्किल से ही वर्णन होता है। वेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं, आप क्रो, क्रो के बारे में, जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं, द इमेज ऑफ ब्लैक, तो उसकी जो इमेज है ना वो हमारे दिमाग में कैसे आती है, ब्लैक बर्ड, काले पक्षी की तरह। जैसे जो कौवा होता है वो काला होता है, तो जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में छवि बनती है, तस्वीर बनती है ब्लैक बर्ड की, काले पक्षी की। विद हार्श वॉइस, जिसकी आवाज कैसी होती है, हार्श, हार्श मतलब कर्कश, जिसकी आवाज कैसी होती है, कर्कश आवाज होती है। कम्स इन अवर माइंड, हमारे दिमाग में जिसकी कर्कश आवाज आती है। जब सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू द क्रो, क्रो का मतलब होता है कौवा, एंड हेमलॉक, हेमलॉक क्या होता है, एक पेड़ होता है जो धतूरे, उसको हिंदी में बोलते हैं धतूरे का पेड़। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट का मतलब होता है दर्शाना या प्रस्तुत करना। जॉय मतलब होती है खुशी, और सारो का मतलब होता है दुख। व्हाट डू द क्रो, जो क्रो है मतलब जो कौवा है, एंड हेमलॉक ट्री मतलब जो धतूरे का पेड़ है, कौवा और धतूरे का पेड़ रिप्रेजेंट क्या दर्शाते हैं, जॉय और सारो, खुशी या फिर दुख। कौवा और धतूरे का पेड़ खुशी या दुख दोनों में से क्या दर्शाते हैं। व्हाट डू द डस्ट ऑफ स्नो, पोइम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो, देख द क्रो शेक्स, इसमें क्रो ने शेक्स मतलब हिला दिया था, शेक्स ऑफ मतलब हिला दिया था, शेक्स ऑफ मतलब जो शाखाएं हैं हेमलॉक ट्री की, उसको क्या किया था उसने, शेक्स ऑफ किया था मतलब उसको हिला दिया था। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे का जो पेड़ है, धतूरे के पेड़ को कौवे ने क्या किया था, उसकी डाली को शेक्स ऑफ किया था मतलब उसको हिला दिया था। स्टैंड फॉर, इससे क्या तात्पर्य है, इससे कवि का क्या संकेत है, मतलब क्या तात्पर्य है। आंसर दिया हुआ है द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट मतलब दर्शाते हैं, जो क्रो है जो कौवा है और जो हेमलॉक ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है मतलब दर्शाता है सारो मतलब दुख, एंड डिप्रेशन मतलब अवसाद या तनाव। जो कौवा है जो हेमलॉक ट्री है वो दुख और अवसाद को दर्शाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, और जो पोइम में जो टाइटल है जो पोइम का, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल, इज द सिंबल, वो सिंबल है मतलब वह प्रतीक है, ऑफ नेचुरल जॉय प्राकृतिक खुशी, वह प्राकृतिक खुशी का प्रतीक है। एंड एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, इज द सिंबल, वह एक सिंबल है, वह एक प्रतीक है, ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी, प्राकृतिक खुशी और ऊर्जा, प्राकृतिक खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है। द डस्ट ऑफ स्नो ये क्या है, प्राकृतिक खुशी और ऊर्जा का प्रतीक है। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, देट द क्रो, जिसको क्रो मतलब कौवे ने शेक्स ऑफ किया था मतलब हिलाया था या उसको झाड़ दिया था हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ से। मीन्स इसका मतलब होता है फ्रॉम द सेड मोमेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो सेड मोमेंट है
जो दुखद क्षण है, द पोइट इज एंटरिंग, जिसमें पोइट एंटरिंग है, मतलब दुखद क्षण में से वो पोइट है जो कवि है ग्रस्त है, इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब क्या है, कवि उस तनाव, उस अवसाद से बाहर आ जाता है और आनंद और स्फूर्ति कवि के अंदर आ जाती है। मतलब इसमें यह बताया है कि जो कौवे ने जो डस्टाविस्नो को कवि के ऊपर झाड़ दिया था, कवि के ऊपर गिरा दिया था, जिससे कवि के मन में या उनके दिल दिमाग में जो सैड मोमेंट था वो हट जाता है। अब वो कौन सी सिचुएशन में आ जाते हैं, खुशी, प्रसन्नता वाली कंडीशन में वो आ जाते हैं। ठीक है।